हूँ, या इस कंप्यूटर का मालिक मैं हूँ, या इस लैपटॉप का मालिक मैं हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. तो दैट द सेंस ऑफ ओनरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट within the concept of contract of sale. The moment we enter into a contract of sale by the two party, one is seller and one is buyer. So basically the basic significant activity is the moment we complete the contract of sale, the ownership of a particular goods, जो उस चीज का जो ऑनर है, जो टाइटल है, वो भी फ्रॉम द सेलर टू ट्रांसफर हो जाता है बायर के पास में. ये तभी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम कंप्लीट मानते हैं जब ऑनरशिप जो है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर इज कंप्लीट. अगर जब तक हम ये देखते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी में ऑनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता. वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. इट मे बी अ बेलमेंट, इट मे बी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज है, लेकिन वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक ऑनरशिप द टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर नहीं हो जाता है सेलर से बायर की तरफ. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सिग्निफिकेंट एलिमेंट विद एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मींस द टाइटल ऑफ द गुड्स. ये गुड्स जो है किससे बिलोंग करती है. देखिए, किसी भी चीज के बारे में या किसी भी गुड्स के बारे में अगर आप एग्जांपल लेते हैं अपने, अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप फोन पे हैं या लैपटॉप पर हैं, या आपके घर में टेलीविजन है या फ्रिज है या फर्नीचर एंड पिक्चर्स है, तो कहीं ना कहीं जब आपने उसको प्रोक्योर किया होगा, जब आपने उसको बनवाया होगा, जब अपने आप मार्केट से खरीदा होगा, तो डेफिनेटली उसके बाद कहते हैं कि दिस laptop is belongs to me, this phone is belong to me, I am the owner of this. The sense of the essence of this thing ki yes, I am the owner of this particular goods is a basically is a ownership, that is the legal title of a goods. तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंप्लीट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, immediately the title of the goods, the ownership of the good has been transferred from seller to buyer. So that transfer of ownership is very very essential and core factor of any contract of sale. So now we'll come to the point, the transfer of ownership. The section 18 to 25, underline कीजिए या लिख लीजिए, section 18 to 25 of the Sale of Good Act determine when the property passes from the seller to buyer. Section 18 और 25 जो है वो गवर्न करते हैं, गाइड करते हैं कि कब सेलर से जो गुड्स है वो पास ऑन हो जाती है बायर के पास. जो टाइटल है, जो ओनरशिप है सेलर का, कब वो बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी. तो रूल फॉर ascertaining the passing of property, the provisions are discussed here under. Goods must be ascertained, section 18. Ascertain means to identify. जब किसी एक गुड को या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बीइंग एज ए पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. मान लीजिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हैं, ठीक है, वहां आप शॉप में या शोरूम में देखते हैं कि वहाँ एक दीवार के ऊपर टीवी या पैनल्स डिस्प्ले होंगे, एक जगह के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगी, एक जगह के ऊपर कुछ फ्रिज वगैरह होंगे, या किसी दूसरे पे ऑडियो सेक्शन होगा, किसी जगह पे कॉर्नर पर कुछ कैमरा या कंप्यूटर सेक्शन होगा. तो these all are goods are display at the showroom. तो a certain गुड मस्ट बी असर्टेन मीन्स आइडेंटिफाई. अब आप उस शोरूम में जाके क्या चीज लेना चाहते हैं, कौन सी गुड्स को आप बाय करना चाहते हैं, बीइंग एज ए बायर. अगर आपको टीवी लेना है तो आप टेलीविजन सेक्शन में जाएंगे, अगर आपको होम अप्लायंसेस लेने हैं तो आप उस सेक्शन में जाएंगे, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ परचेज करना है तो आप उस सेक्शन में जाएंगे. तो फिर आप इन ए लॉट ऑफ एंटायर स्टॉक अवेलेबल विद इन द शोरूम, आप अपनी रिक्वायरमेंट आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं. द सेक्शन 18 इज बेसिकली goods must be ascertained. Ascertain means to identify. आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली चीज जो क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर गुड्स। आपको क्या बेसिकली खरीदना है, बीइंग एज अ कैपेसिटी ऑफ बायर। So as per section 18 is the contract of sale of uncertain goods. The property in the goods does not pass to the buyer unless and until the goods are ascertained. बड़ा क्लियर कहा है, बड़ी छोटी सी लाइन में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को एक्सप्लेन किया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी या पास ऑन नहीं होगा या एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट नहीं होगा जब तक बायर अपनी गुड्स को क्लियर नहीं करता है, आइडेंटिफाई नहीं करता है और सर्टेन नहीं करता है। अनसर्टेन गुड्स को आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बना सकते। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को एग्जीक्यूट करना है, बीइंग एज अ बायर और बीइंग एज अ सेलर, यू हैव टू execute a contract of sale. So first thing is you have to identify your prospective goods. आपको अपनी उस गुड्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिसको आप खरीदना या बेचना चाहते हैं एज द कैपेसिटी ऑफ सेलर और बायर। तो फर्स्ट थिंग एज पर सेक्शन 18 इज you have to identify or ascertain the goods. I will move to next section, which is section 19. Section 19 is basically related or give guidance towards the intention of the party for such transfer. अब दूसरी चीज क्या है, पहली चीज तो है कि बीइंग एज अ सेलर और बीइंग एज अ बायर आपने आप एक गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिसको आप खरीदना या बेचना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप एंटर करना चाहते हैं। That is section 18, and section 19 is basically intention of the parties to do such transfer. Intention मतलब उनकी इच्छा, उनकी विशेष, उनका कंसर्न, उनका दोनों पार्टीज का जो सोचना है, जो उनके माइंड सेटअप है, वो एक ही प्लेटफॉर्म में आना कि हाँ इस चीज को एक पार्टी सेलर बेचना चाहती है, दूसरी पार्टी बीइंग एज अ बायर उसी चीज को खरीदना चाहती है। दैट इज intention of a parties under section 19. So as per section 19(1), in a contract for the sale of specific or a certain goods, specific मतलब जहां जिसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिस गुड्स को आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, आप अपनी इंटेंशन, अपनी विशेष, अपना थॉट प्रोसेस या जो आपका माइंड सेटअप है, आप उस गुड्स के लिए जब आप फिक्स कर लेते हैं, सर्टेन कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties of the contract intended to transfer. Section 19(2) provides that the intention of the party is ascertained from the terms of the contract of the parties and the circumstances of the cases. Basically, जब भी buyer और seller आपस में मिलते हैं और उनकी आपस में मिलने का कारण क्या है, क्यों एक सेलर जिसको अपना सामान या अपनी गुड्स को बेचना है और क्यों एक बायर जिसको एक सामान खरीदना है, तो उन दोनों की इंटेंशन जब तक एक सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर फोकस नहीं होगी, मतलब कि बायर उसी चीज को खरीदना चाहता है जिसको सेलर बेचना चाहता है, तो दैट इज द बेसिकली इंटेंशन। द सेक्शन 19 विल गवर्न दिस थिंग कि दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है वो एक होनी चाहिए, सेलर को वो वही गुड्स बेचना है और बायर को वही गुड्स खरीदनी है। तो दैट इज द बेसिकली इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। Now we come to the section 22 and 22, that is the specific goods. Section 20 and 22 is basically related to the specific goods. Specific goods are in a deliverable state, section 20. देखिए, जब आप किसी शोरूम में जाते हैं या किसी गुड्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको खरीदने की जो अपनी इंटेंशन क्लियर करते हैं बीइंग एज अ बायर, तो उस वो पर्टिकुलर गुड्स जो है जिसको आप चूज करते हैं, जिसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको आप असर्टेन करते हैं, दैट गुड्स बिकम अ स्पेसिफिक गुड।
स्पेसिफिक गुड मीन्स आपने उस गुड्स को पहचान में किया, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको खरीदने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्टिकुलर गुड्स को सिलेक्ट कर लिया। तो दैट द सिलेक्शन, दैट पॉइंटिंग आउट दैट सर्टेन एक्टिविटीज, वो गुड्स एक स्पेसिफिक गुड बन जाती है। फिर वो एक जर्नल गुड नहीं रहती, बिकॉज इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बायर टू बाइंग अ पर्टिकुलर गुड्स। In the unconditional contract for the sale of specific good, or in deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and the immaterial whether the time of payment of the price of the time delivery of the goods or the boat is postponed. Goods की delivery और उसकी payment पोस्टपोन किया जा सकता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस चीज को आपने खरीदना है या बेचना है या जिससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की एक्टिविटी होनी है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, जब दो पार्टीज बीइंग एज अ सेलर और बीइंग एज अ बायर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन व्हेन यू आइडेंटिफाई और स्पेसिफिक गुड्स को आप आइडेंटिफाई करते हो और वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे है। डिलीवरेबल स्टेट मतलब जब आप उसको खरीदना चाहते हैं तो सेलर उसको डिलीवर कर सकता है। दैट इज द मेन पॉइंट। नाउ स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 21। डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है कि डिलीवरेबल स्टेट इज अ स्टेट जिस तरह या जिस शेप या जिस कंडीशन में बायर उस गुड्स को खरीदना चाहता है। बेसिकली वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। देखिए, एक सेलर है और एक बायर है। बायर जिस फॉर्म में गुड्स को खरीदना चाहता है, जिस पर्टिकुलर शेप में गुड्स को खरीदना चाहता है, तो इट इज द seller is the duty bound to convert that particular goods into as per the requirement of buyer. So that is a section 21, when a specific good, when a certain good, when identified good uh, has to be put into a deliverable state. मान लीजिए आप किसी एक आपको अपने घर में फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की और टिम्बर की जरूरत है या आपको वुड्स खरीदना है, तो डेफिनेटली आप एक टिम्बर मार्केट में एंटर करते हैं। और टिम्बर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ वुड, लकड़ी के लॉग्स वगैरह पड़े होते हैं। तो आप अपने भाई आपको टीक वुड चाहिए है या किस तरह का वुड चाहिए, तो आप अपने बायर को अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे और वहां आप नॉर्मली देखेंगे बड़े बड़े लॉग्स पड़े होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े वो लट्ठे टाइप पड़े होते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने सेलर को बोलते हैं कि मुझे 10 बाय 10 का 4 इंच 4 बाय 4 का 10-10 फुट के मुझे वुड के पीसेस चाहिए। अब डेफिनेटली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है अपने उस टिम्बर को खरीदने की, जरूरी नहीं है कि उस साइज के पीसेस वहां पड़े हों। लेकिन बीइंग एज अ सेलर एंड बीइंग एज अ बायर, आप लकड़ी की क्वालिटी और लकड़ी के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं और अ, जो सेलर है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको लकड़ी को काट कर या उसके पीसीस करके आपके लिए तैयार करता है। तो जब तक वो सेलर उस लॉग को, लकड़ी के लॉग को आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कन्वर्ट नहीं करता, तब तक हम उस को डिलीवरेबल स्टेट नहीं मानेंगे। मान लीजिए अगर आप ऑर्डर देके चले जाते हैं शॉपकीपर को, तब तक आप उस गुड्स के लिए डिलीवरेबल स्टेट नहीं मानेंगे जब तक सेलर जो है उस आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस लॉग्स को या उस लकड़ी को तैयार नहीं करता। तो दैट इज बेसिकली सेक्शन 21, जहां पर seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state। जैसे हमने बताया कि आपकी स्पेसिफिकेशन थी 4 इंच बाय 4 इंच के 10-10 फुट के आपको लकड़ी के पीसेस चाहिए, 100 पीसेस चाहिए। तो जब तक वो सेलर आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस लकड़ी के पीसेस तैयार नहीं करता, तब तक हम उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट नहीं मानेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसर्न। एंड द नेक्स्ट इज specific goods in a deliverable state, when the seller has to
do anything there to the in order to a certain price. Section 22. सेक्शन 22 सेक्शन 21 से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग वाली बात है. इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट, बट द सेलर इज बाउंड टू वेट, measure, test, or to do something other act or thing with the reference to the goods for the purpose of asserting the price. आप स्पेसिफाई तो कर लेते हैं, आप गुड्स को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, उसको पहचान भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अ, उस सेलर को उसको शायद उसका वेट करना होगा, या उसकी कुछ पैकिंग्स करनी होंगी, या उसके कुछ मेजरमेंट्स करने होंगे टू फिक्स द प्राइस. मान लीजिए आप एक परचून की दुकान पर जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 1000 केजी राइस खरीदना है, बासमती राइस. आप उस राइस की क्वालिटी को फिक्स करते हैं, उसकी वर्क पैकिंग को आप डिस्क्राइब करते हैं, और आप बोलते हैं कि मुझे 1000 केजी राइस चाहिए विद इन द पैकिंग ऑफ 5 केजी पर बैग. तो अब आपने एक ऑर्डर कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन और एक आपने एज पर सैंपल या बासमती राइस के लिए आपने सेलर को आइडेंटिफाई कर दिया और अपनी रिक्वायरमेंट को बता दिया. तो सेक्शन 22 सेज कि जैसे आपको 5 केजी के बैग्स में पैकिंग के अंदर आपको सामान चाहिए, और टोटल आपको 1000 केजी राइस का आपका ऑर्डर है. तो जब तक शॉपकीपर आपके उस 1000 जो जिस क्वालिटी का आपको राइस चाहिए, उस क्वालिटी के राइस में से 1000 केजी राइस को अलग करने के बाद उसको 5-5 केजी के बैग्स में जब तक वो पैक करके और टैग लगाकर, और हो सकता है आपकी किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लगाकर, जब तक वो अलग से उसको सेग्रीगेट नहीं करता, या उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं करता, या उसकी जो पैकिंग है, या जो टैगिंग है, या प्राइस मार्का है, या जो भी वो चीज करना है, जब तक वो नहीं कर लेता, तब तक हम उसको स्पेसिफिक गुड इन द डिलीवरेबल स्टेट नहीं मानेंगे, क्योंकि सेलर को उसके ऊपर कुछ काम करना है, उसकी वेट करना है, उसकी टेस्टिंग करना है, उसकी कुछ पैकिंग करनी है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो सेक्शन 22 करता है. That is for the purpose of ascertain the price. The property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी का ऑनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक आपने, देखिए, टोटल जो आपकी परचेजिंग है वो 1000 केजी ऑफ राइस, बासमती राइस की है, लेकिन यू हैव अ इंस्ट्रक्शन टू द सेलर कि सर ये जो 1000 बासमती राइस, जो 1000 केजी राइस जो मैं बासमती राइस खरीद रहा हूँ आपसे, मुझे इसकी जो डिलीवरी चाहिए 5 केजी के बैग्स में पैक करके, और मेरी कंपनी का नाम का टैग लगा के आपको मुझे डिलीवर करना है. तो जब तक वो जो सेलर उस एक 1000 केजी राइस जो आपने ऑर्डर किया है उसको 5-5 केजी के बैग में ट्रांसफर नहीं करता, या उसको पैकिंग नहीं करता, और आपकी कंपनी का मार्का या लेबलिंग या प्राइस फिक्स नहीं करता एज पर योर इंस्ट्रक्शन, जब तक वो ये काम नहीं करता है, और करने के बाद आपको इन्फॉर्म नहीं करता, आपको नोटिस नहीं भेजता कि सर योर पैकिंग, एज पर योर पैकिंग योर ऑर्डर इज रेडी, तब तक उस गुड्स का जो ओनरशिप ट्रांसफर है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा. तो दैट इज बेसिकली सेक्शन 22. एक अनसर्टेन गुड्स सेक्शन 23, where there is a contract for a sale for uncertain or the future goods by description, and the goods of that description and the deliverable state are unconditionally appropriated to the contract, either by the seller to the assent of the buyer, or the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. Such assent may be express or implied. देखिए, अनसर्टेन, देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे कि सर्टेन गुड्स चीज को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सर्टेन कर लेते हैं, सेक्शन 23 इज बेसिकली डिस्क्राइब द अनसर्टेन गुड्स. अनसर्टेन गुड्स नॉर्मली तब हम बात करते हैं जब वो गुड्स एक फ्यूचर गुड्स से बिलोंग करती हैं. अगर आप
मान लीजिए आप किसी एप्पल के गार्डन में जाकर आप उसकी फसल जो शायद 2 महीने के बाद होने वाली है या 4 महीने के बाद होने वाली है, उस एप्पल के गार्डन के एप्पल्स को खरीदने का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज अनसर्टेन कि वो अभी फसल कितनी होगी, उसका क्या क्वांटम होगा, उसका क्या वैल्यू होगी, वो अभी अनसर्टेन है जब तक वो अ, फसल होगी नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर से बिलोंग करती है। तो सेक्शन 23 इज बेसिकली रिलेटेड टू अनसर्टेन गुड्स, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एंटर करती हैं वो नॉर्मली बेसिकली एंटर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, कि जी इस बाग के जो पेड़ होंगे या जिसकी जो क्वालिटी या उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको मैं इस रेट के ऊपर आपसे बाय कर लूंगा। तो दैट इज related to future, or that is a uncertain goods. Now we'll come to the section 24, the goods on approval or on sale or return। सेक्शन 24 आजकल आप इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस करते होंगे। आजकल जो ऑनलाइन की सेल परचेज के ऊपर अगर आप बात करते हैं या आप ऑर्डर करते हैं, कभी कभी कंपनीज जो है वो आपको अपने सेल प्रमोशन में ऑप्शन देती हैं कि सर आप गुड्स को ऑनर ऑर्डर कर दीजिए, हम गुड्स आपको भेज देंगे एंड वी विल प्रोवाइड यू 10 days और 15 days और 1 week यूज एंड डिसाइड कि वेदर आप इस गुड्स को रखना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप उसको वापस कर दीजिए। अगर रखना चाहते हैं तो आप उसका प्राइस पे कर दीजिए, नहीं करना चाहते, या अगर आपने प्राइस ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो यू हैव अ सर्टेन टाइम, आप उसको गुड्स को देखने के बाद और उसको एक 10 दिन या 15 दिन एज पर द टर्म ऑफ द कंपनी, आप उसको यू हैव ऑप्शन टू रिटर्न इट। तो बेसिकली सेक्शन 24 इज रिलेटेड विद गुड्स ऑन अप्रूवल। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे, बीइंग एज अ बायर, आपके पास गुड्स की डिलीवरी हो जाती है लेकिन आपके पास अभी उस गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ समझने वाली बात है, बड़ा एक थोड़ा सा टेक्निकल सी चीज है इस कॉन्सेप्ट में। सेक्शन 24 के अंदर गुड्स सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी बायर को कर देता है, लेकिन विद दिस कंडीशन कि जब तक बायर उस गुड्स परचेज के लिए अपना अप्रूवल नहीं दे देता, जब तक वो ये कम्युनिकेट नहीं करता कि यस आई एम रेडी टू बाय दिस गुड्स, दिस द डिलीवर गुड्स इज आई एम रेडी टू बाय इट, अप्रूवल, दैट इज अप्रूवल। जब तक वो अप्रूवल नहीं करता तब तक हम उसको ट्रांसफर ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं मानेंगे फ्रॉम सेलर टू बायर। In order to push up the sales, generally there is a practice of sending goods to the customer with the clear-cut understanding that he has option to approve or return the goods। देखिए इसमें सेलर जो है अंडर सेक्शन 24 अपनी गुड्स को बायर के पास डिलीवर करा देता है विद दिस ऑप्शन, या तो बायर उसको अपना अप्रूवल दे देगा और एक्सेप्ट कर लेगा एज अ सेल्स ट्रांजेक्शन, और अगर वो अपना अप्रूवल नहीं देता तो देन ही हैज टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द सेलर। तो दैट इज अप्रूवल और रिटर्न। या तो आप उसको अप्रूव करेंगे, उस सेल ट्रांजेक्शन को अपना अप्रूवल देंगे और वो गुड्स का जो ऑनरशिप है इज क्लियरली ट्रांसफर टू द बायर, और अगर आप अपना अप्रूवल नहीं देते हैं तो देन यू हैव टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द सेलर। The transaction, this type of sale, this type of sale is known as approval or sale or return. In such cases, the transaction does not culminate into sale until the goods are approved by the customer and the property in the goods are still remain with the seller। देखिए इसमें वो कहते हैं कि जो ये ट्रांजैक्शन है गुड्स का, सेलर ने गुड्स को बायर के पास भेज दिया और विद दिस ऑप्शन कि या तो वो इस सेल्स ट्रांजैक्शन को अप्रूवल देगा, अप्रूव कर देगा, या फिर उसको रिटर्न कर देगा। तो ये एक ऑप्शन दिया जाता है सेलर की तरफ से बायर को। और ये जो ट्रांजैक्शन है अभी ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन तब तक सेल में कन्वर्ट नहीं होगी
इनिशियली इट इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन तब तक सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक जो बायर है, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है जिसके पास गुड्स की डिलीवरी हुई है, वो अपना इसको अप्रूवल नहीं दे देता, तब तक ये ट्रांजैक्शन सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगी। When the goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer. Property passes to the buyer means जो कंसर्न प्रॉपर्टी है, जो गुड्स है, वो बायर के पास कब ट्रांसफर होगी। देयर इज अ कैच, देयर इज अ हेयर लाइन। जब तक बायर अपना अप्रूवल, क्योंकि सेलर ने जो गुड्स डिलीवर किया है विद पर्टिकुलर ऑप्शन कि बायर उसको अपना अप्रूवल देगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी वो एक जो ट्रांजैक्शन है कन्वर्ट होगी सेल्स ट्रांजैक्शन में। जब तक बायर अपना अप्रूवल नहीं देता है, जब तक वो ट्रांजैक्शन कन्वर्ट सेल्स ट्रांजैक्शन में नहीं होती है, तब तक जो सेलर है वो प्रॉपर्टी उसी से बिलोंग करती है। सेलर ही उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप टाइटल को होल्ड करके रखता है। और जैसे ही वो बायर जिसके पास गुड्स की डिलीवरी हुई है, वो अपना एक अप्रूवल, अपना कंसेंट, अपनी एक्सेप्टेंस पास ऑन कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है टू द सेलर, इमीडिएटली जो वो ट्रांजैक्शन है वो एक सेल्स ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। और सेलर के पास जो टाइटल, वो जो ऑनरशिप है, वो भी बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो दैट सेक्शन 24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर है कि जैसे ही बायर जिसके पास गुड्स की डिलीवरी की गई है, वो अपनी एक्सेप्टेंस और अपना अप्रूवल कम्युनिकेट करता है सेलर को, तो सेलर के पास से उसका ऑनरशिप और जो टाइटल है वो भी पास ऑन हो जाता है बायर की तरफ। नाउ द व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर on approval or on sale or return or other similar term, the property therein passes to the buyer. किस कंडीशन में? The first condition is when he signifies his approval or acceptance to the seller. पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि वो कब बायर के पास ट्रांसफर होगा। फर्स्ट कंडीशन इज द मोमेंट बायर विल गिव signifies his acceptance or approval to the सेलर। जैसे सेलर को जैसे ही वो अपने अप्रूवल या अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेगा, इमीडिएटली वो गुड्स जो है, उसका जो टाइटल है, जो उसका ऑनरशिप है, विल ट्रांसफर टू in favor of buyer. That is the first condition. And the second thing is when he does not does any other act, when he means the buyer जिसके पास सामान की डिलीवरी हुई है, when the buyer does any other thing, act or thing or activity adopting the transaction। अब बायर के पास गुड्स की डिलीवरी हुई है फॉर हिज अप्रूवल, लेकिन पहली कंडीशन तो यह है कि वो क्लियर कट अपने अप्रूवल को कम्युनिकेट कर देता है अपने सेलर को, तो गुड्स उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी अप्रूवल नहीं देता है या अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है सेलर के पास, या वो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता उस ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देता है अपने एंड पर उस गुड्स के साथ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर गुड्स, उस गुड्स का कहीं इस्तेमाल कर देता है, उस गुड्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी को कंडक्ट कर देता है, एक्टिविटी को कंडक्ट करते ही उस बायर की एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, हम ये मान लें कि उसने उसका अप्रूवल कर दिया या उसका एक्सेप्टेंस कर दिया। मान लीजिए, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आपने सेलर को ऑनलाइन कुछ टाइल्स सप्लाई करने के लिए ऑर्डर कर दिया विद दिस कंडीशन कि वी विल अप्रूव और रिटर्न, अप्रूव और रिटर्न। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे, गुड्स इज योर्स, पास ऑन टू यू। अगर आप उसको रिटर्न कर देंगे तो वो आप वापस कर देंगे। तो वो आप मान लीजिए उन्होंने 100 पेटी जो टाइल्स थी आपको सप्लाई कर दी।
अब इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आप उसको अपना उस सप्लाई को अपना अप्रूवल दें, अपनी एक्सेप्टेंस दें। द मोमेंट यू से यस, द मोमेंट यू से गिव योर अप्रूवल, इमीडिएटली गुड्स जो है वो आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, उसका टाइटल और ऑनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगा, और एज पर अंडर सेक्शन 24 वो एक कंप्लीट सेल्स ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हो जाए, दैट ट्रांजैक्शन कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट सेल्स ट्रांजैक्शन। लेकिन हम यहाँ सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि आपने अप्रूवल नहीं दिया, आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन आपने उस डिलीवर गुड्स के साथ कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्शन इस तरीके से कर दिया। तो मान लीजिए जो टाइल्स आपके पास आई थी, आपने टाइल्स को फर्श पे लगा दिया, उसको कंज्यूम कर दिया, उसको लगा दिया, उसको यूज कर लिया। यूज करना, टाइल्स को लगाना is as good as your approval and acceptance of that transaction। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर देते हैं उस डिलीवर गुड्स के साथ, अप्रूवल नहीं देते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई आप एक्टिविटी कर देते हैं, तो दैट एक्टिविटी इज as good as your approval and acceptance for that। And the third is when the buyer does not signify his approval or acceptance to the seller, but retain the goods without giving notice of rejection. Then, if a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time, and if no time has been fixed, then expiration of रीजनेबल टाइम। अब कभी कभी आप देखें कि जब आप गुड्स ऑनलाइन परचेज करते हैं तो कंपनी आपको कहती है कि वी हैव अ 1 वीक या 10 डेज रिटर्न पॉलिसी। हम आपको गुड्स दे रहे हैं, आप गुड्स का इस्तेमाल कीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन आप उसको यूज कीजिए। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नो क्वेश्चन विल आंसर, विल आस्क फॉर टू यू, एंड यू सिंपली रिटर्न। तो वो जो टाइम फ्रेम है, दैट 10 डेज या 1 वीक का जो टाइम फ्रेम फिक्स किया है, जब गुड्स आपको ट्रांसफर होती हैं या गुड्स आपको डिलीवर होती हैं, आप उसके ऊपर ना तो अपना रिजेक्शन बता रहे हैं, ना ही अपना अप्रूवल कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि यू जस्ट कीप साइलेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डिलीवरी। बट उस डिलीवरी के साथ आपका साथ एक टाइम फ्रेम जुड़ा हुआ है, 1 हफ्ते का या 10 डेज का। अगर आप कोई उससे पहले अगर आप कोई कम्युनिकेट कर देते हैं कि यस वी वांट, आई एम गिविंग माय एक्सेप्टेंस एंड माय अप्रूवल, गुड्स ट्रांसफर टू यू। if you say कि no, I just want to simply reject this goods, please, I just want to return this goods, okay, no issue, you can return। लेकिन अगर आप थर्ड कंडीशन में क्या है कि ना तो आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ना ही अपनी आप अप्रूवल दे रहे हैं, ना ही आप अपना किसी तरीके का रिजेक्शन या रिटर्न और एक्टिविटी को रिटर्न करने के लिए अपनी जो इंटेंशन है उसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू जस्ट कीप मम, आप शांत, आप चुप हैं, आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करते। लेकिन उस डिलीवरी के साथ एक टाइम फ्रेम जुड़ा हुआ है। टाइम फ्रेम मतलब 10 दिन का या हफ्ते का या 15 दिन का, जिस द सेलर हैज गिवन यू ऑप्शन। अगर आप 10 दिन तक अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वेदर यू गिव यू अप्रूवल और द एक्सेप्टेंस और रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप कम्युनिकेट कर देते हैं, अकॉर्डिंगली वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन तक आप कुछ नहीं कहते हैं, आप जस्ट चुपचाप रहते हैं और कोई किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, द मोमेंट वो पर्टिकुलर जो टाइम हमने फिक्स किया है सेलर और बाहर ने, सेलर के इंस्ट्रक्शन के साथ जो टाइम फ्रेम आया है, वो जैसे ही टाइम फ्रेम कंप्लीट होगा, ये मान लिया जाएगा कि ये आपकी एक्सेप्टेंस है, एंड गुड्स का जो टाइटल है, जो ऑनरशिप है, इट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द बायर। तो वो कम्युनिकेट करना और या जो फिक्स टाइम है अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि वो अगर कोई फिक्स टाइम कम्युनिकेट नहीं है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो उस केस में रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम देखिए वो 1 दिन का भी हो सकता है, वो 1 साल का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आइटम, कंडीशन, कस्टम और बाकी सब चीजों से रिलेटेड। तो इसका कोई फिक्स हम डेफिनेशन नहीं कह सकते। रीजनेबल टाइम इज अ टाइम जब एक बायर और सेलर जब ये सेल्स एक्टिविटी करते हैं, तो नॉर्मली एक रीजनेबल टाइम में आपको उसको यस कर देना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई ईटेबल्स मंगवाते हैं या कोई ऐसी चीज है जिस जो पेरिशेबल नेचर की है, तो उसका एक रीजनेबल टाइम है कि सर 2 घंटे 3 घंटे या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप अप्रूवल या रिजेक्शन कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है,
मान लीजिए अगर वही चीज अगर कोई जिसकी शेल्फ लाइफ जो है थोड़ी ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली उसका जो रीजनेबल टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वो एक दिन का नहीं हो सकता वो एक वीक या एक हफ्ते का या 10 दिन का या 15 दिन का हो। तो रीजनेबल टाइम इज डेफिनेटली फिक्स, और जो उसका जो टाइम है वो गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स, नेचर उसकी जो पेरिशेबल नेचर है या उसकी जो शेल्फ लाइफ है अकॉर्डिंगली फिक्स होती है। तो तीन तरह से आप गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न अंडर सेक्शन 24 जो है वो एग्जीक्यूट जाता है, किया जा सकता है। पहली चीज, जब बायर अपनी कंसेंट और अप्रूवल कम्युनिकेट कर देता है, गुड्स ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर। दूसरी चीज ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं करता लेकिन उस डिलीवर गुड्स को इस्तेमाल कर लेता है, उसको यूज कर लेता है विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द सेलर। द मोमेंट ही यूज अ पर्टिकुलर डिलीवर गुड्स, ये मान लिया जाता है कि ये उसका अप्रूवल या कंसेंट है, तब गुड्स की जो ऑनरशिप है इमीडिएटली ट्रांसफर मानी जाएगी द मोमेंट ही यूज दैट गुड। और तीसरी चीज ये है कि टाइम बाउंड, दैट टाइम पीरियड, उस पीरियड टाइम पीरियड में अगर आपने अपना डिसीजन नहीं लिया किसी भी तरीके का, ना आपने अपना अप्रूवल दिया ना ही आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी, जैसे ही वो फिक्स टाइम कंप्लीट होगा, वो टाइम जो फिक्स टाइम था वो कंप्लीट होगा, इमीडिएटली आपको वो ऑनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। Now we'll come to the effect of destruction of goods. Destruction of goods means अगर चीज उस पर्टिकुलर गुड्स का नुकसान हो जाए, अगर खराब हो जाए, तो रिस्क किसके ऊपर रहेगा, बायर के ऊपर या सेलर के ऊपर? The effect of destruction of goods as per section 26 of this act, unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein transferred to the buyer. Transfer to the buyer is a key factor or key word. वो कहते हैं कि तब तक बायर के पास अगर ट्रांसफर नहीं हो जाती है प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, जो ऑनरशिप है, वो अगर बायर के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक उस गुड्स से रिलेटेड जो रिस्क है, डिस्ट्रक्शन का रिस्क, वो सेलर के ऊपर ही रहता है। तो द मोमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज देयर, प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है, जो टाइटल है, वो ट्रांसफर हो जाता है इन द नेम ऑफ बायर, तब उस डिस्ट्रक्शन या उस डैमेजेस का जो रिस्क है वो भी सेलर टू बायर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज अ सेक्शन 26। Now we'll move आगे हम बढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड्स। कभी कभी कुछ एक्टिविटीज और सेल्स एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जो ट्रांसफर किया जाता है बायर को, वो ऑनर नहीं कर रहा, वो नॉन ऑनर कर रहा है। As per section 27 of the sale of good act, where goods are sold by a person who is not the owner, और ये हम मान के चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम अपने माइंड में लेके चलते हैं कि जो सेलर है वो उस गुड्स का ऑनर भी है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हो जाती हैं जिसको सेक्शन 27 में डिस्क्राइब किया है कि ट्रांसफर बाय अ पर्सन, ट्रांसफर activity conducted by a person who is not a owner of the goods, who is the owner of the goods thereof and who does not sell them under the authority, और उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है उसको सेल करने की, और विद द कंसेंट ऑफ ऑनर, और ऑनर का कंसेंट भी नहीं है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो होंगी, द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स than the seller had, unless the owner of the goods is by conduct the precluded from the denying from the seller authority। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बायर है
उसके पास भी वो राइट या वो ऑनरशिप राइट तब तक नहीं आ सकता जब तक जो सेलर है उसके पास राइट है उस गुड्स को बेचने का, मींस उसकी ऑनरशिप है, या उसके पास उस ऑनर की अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर गुड्स को सेल करने की, या उसके ऑनर की कंसेंट है। अब या तो ऑनर है तब आप उस गुड्स को बेच सकते हैं, अगर आप ऑनर नहीं है तो आपके पास उस गुड्स के ऑनर की अथॉरिटी होनी चाहिए उस गुड्स को बेचने के लिए, अगर अथॉरिटी नहीं है तो आपके पास कंसेंट होना चाहिए उसके ऑनर का। अगर कुछ भी नहीं है और एक नॉन ऑनर कोई सेल्स एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर देता है, तो कहते हैं कि जो बायर के पास भी जो ऑनरशिप जो राइट है वो उतना ही वीक और उतना ही डिफेक्टिव होगा जितना कि नॉन ऑनर ने उस गुड्स को सेल आउट किया। कहने का पर्पस क्या है कि आप वही चीज आगे पास ऑन कर सकते हैं जो आपके पास है। अगर इफ यू हैव अ क्लियर कट ऑनरशिप टाइटल ऑन अ पर्टिकुलर गुड्स, तो आप तभी उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही इफेक्टिव ओनरशिप राइट ट्रांसफर कर पाएंगे अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को। और अगर आपका जो ओनरशिप टाइटल है डिफेक्टिव है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, यू आर नॉट अ क्लियर कट ऑनर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स, तो बायर के पास भी जो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी उस पर्टिकुलर गुड से वो भी उतनी ही डिफेक्टिव होगी, वो भी उतनी ही डिस्टर्ब ऑनरशिप टाइटल होगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 27। एक सेक्शन 27 में बेसिकली मीन्स दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। वो कहने का पर्पस है कि अगर किसी के पास कोई चीज या उसका ऑनरशिप टाइटल नहीं है तो वो आगे उसको पास ऑन भी नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। आप वही चीज कर सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपका क्लियर कट ऑनरशिप है तो आप क्लियर कट ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका ऑनरशिप डिफेक्टिव है तो आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो बायर के पास भी जो ऑनरशिप का जो टाइटल या जो राइट जाएगा वो भी उतना ही डिफेक्टिव पास ऑन होगा, क्लियर कट ट्रांसफर नहीं होगा। द टाइटल ऑफ द सेलर इज डिफेक्टिव, में ही मैं समझा रहा हूँ। अगर जो सेलर है उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, डिस्प्यूटेड है, उस पर किसी तरीके का कोई चार्ज है, तो if the title of the seller is defective, the buyer title will also be subject to the same defect। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अगर सेलर जिस पार्ट जो गुड्स को सेल आउट कर रहा है उसका जो ऑनरशिप टाइटल है, जो उसकी जो क्लैरिटी है वो अगर डिफेक्टिव है, डिस्प्यूटेड है, तो बायर के पास भी सिमिलर डिस्प्यूटेड और डिफॉल्टेड ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, जैसा है वैसा ही ट्रांसफर हो जाएगा। Okay, now we'll come to the according to the act provide the following exceptions of the doctrine which seeks the protection of the interest of the bona fide buyer. The first thing is sale by mercantile agent. If the mercantile agent is authorized by owner of the goods to sell to the buyer on his behalf, such sale shall be valid. मर्केंटाइल एजेंट या ऐसे मर्केंटाइल एजेंट जो हमने लास्ट अपनी एजेंसी में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन अ प्रिंसिपल ऑथराइज अ पर्टिकुलर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, आप एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसको रिप्रेजेंट करते हुए जब आप एक्टिविटी करता है, तो वही कह रहे हैं सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन को अपना मर्केंटाइल एजेंट फिक्स किया है, उसको ड्यूली ऑथराइज किया है इस सेल्स एक्टिविटी को करने के लिए, वो अगर वो ऑथराइज मर्केंटाइल एजेंट अपने उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए गुड्स को डील करता है या उस चीज को बेचता है बायर को, तो वो बायर वो उतना ही इफेक्टिव माना जाएगा जैसे कि किसी ओरिजिनल सेलर ने या ओरिजिनल ऑनर ने अपनी गुड्स को सेल आउट किया है टू द बायर। एंड ये जो भी इस तरीके की जो सेल है, इट इज एब्सोल्युटली अ वैलिड सेल।
इसमें दो तीन कंडीशंस हैं कि एक मर्केंटाइल एजेंट का जो एक्टिविटी है, जो उसकी वर्किंग है, उससे कनेक्टेड जो सेल्स, उसकी क्या वैलिडिटी या वो वैलिड है या नहीं। इट्स ऑल डिपेंड, द पर्सन मस्ट बी पोजेशन ऑफ गुड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। पहली चीज क्या है कि जो मर्केंटाइल एजेंट है उसके पास उस गुड्स का पोजेशन होना चाहिए। पोजेशन मतलब वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, उसके पास होने चाहिए, उसके पोजीशन में होने चाहिए। सेकंड थिंग इज द डॉक्यूमेंट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल, जो उस गुड्स के ओनरशिप को जो प्रूव करती है, जो उसको आइडेंटिफाई करती है, कि उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी उसके पास होने चाहिए, और विद अथॉरिटी एंड द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑनर। अगर ये चीज है, अथॉरिटी और कंसेंट है, गुड्स का पोजीशन है, और गुड्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है जो उसके ओनरशिप को प्रूव करते हैं वो भी उसके पास है, तो इस तरह का कोई भी अगर मर्केंटाइल एजेंट अपनी अथॉरिटी को और अपने ओरिजिनल ऑनर के कंसेंट को एक्सरसाइज करते हुए सेल आउट करता है, तो ऐसी सेल हम वैलिड सेल मानी जाएगी, और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी जो है उतना ही इफेक्टिव और उतना ही ओरिजिनलिटी से ट्रांसफर हो जाएगा towards the buyer. Second is the person must sell the goods while acting in the ordinary course of business. और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि बीइंग एज अ मर्केंटाइल एजेंट, जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो भी वो सेल परचेज कर रहा है, जो भी अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ वो डील कर रहा है, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होना चाहिए। नॉर्मल वो एक्टिविटीज कंडक्ट होनी चाहिए। द बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। द थर्ड इज बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है जहां किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ना हो। इट इज क्लियर कट ट्रांजेक्शन विद द फेथ एंड विद द ट्रस्ट, दैट इज अ गुड फेथ। तो बायर The buyer must act in a good faith without having any notice at the time of contract that the mercantile agent has no authority to sell the goods. अब बायर का भी जो एक्टिविटी है, दैट मस्ट बी इन गुड फेथ। वो जो बीइंग एज अ बायर उस मर्केंटाइल एजेंट के साथ डील कर रहा है या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर कर रहा है, तो वो पूरे अपने एक ट्रस्ट के साथ, अपने गुड फेथ के साथ, और उसके पास कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि ये जो मर्केंटाइल एजेंट मेरे साथ डीलिंग कर रहा है, इसके पास ओरिजिनल ऑनर का कंसेंट नहीं है या उसकी अथॉरिटी नहीं है। दैट इज द थिंग। एक इसमें सेल बाय अ जॉइंट ऑनर। अब कभी कभी जो सेल्स कंडक्ट होती हैं बाय सेलर टू बायर, उस गुड्स के जो ऑनर हैं वो जॉइंट ऑनर हैं, कोई एक आदमी उसका ऑनर नहीं है, वो दो या तीन या चार लोगों के ऑनरशिप में वो प्रॉपर्टी या गुड्स बिलोंग्स करती है। तो उस केस में क्या कंडीशंस हैं या क्या पैरामीटर्स हैं टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव सेल्स कंडक्ट? तो दैट इज अ सेल बाय अ जॉइंट ऑनर एज पर सेक्शन 28। इफ देयर आर सेवरल जॉइंट ऑनर ऑफ गुड्स, सेवरल मतलब मोर देन वन, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। If there are several joint owner of goods, one of them if has sole possession of the goods by permission of the co-owners। अब एक से ज्यादा ऑनर है एक पर्टिकुलर गुड्स के, और जो आदमी, जो पर्टिकुलर पर्सन उसको सेल आउट करना चाहता है या सेल्स की ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो पहली चीज ये कि वो गुड्स उसके पोजेशन में होनी चाहिए, प्लस जो उसके गुड्स के जो अदर को जॉइंट होल्डर्स ऑनर्स हैं, उनका कंसेंट
होना चाहिए उस गुड्स को सेल आउट करने के लिए। Possession plus that consent is basically required, and the permission by the co-owners. उस सेल्स एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए बाकी को-ओनर्स का परमिशन भी होना जरूरी है। इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस exception, following condition must be fulfilled. One is, one of the several owner must be in a sole possession of the goods. मान लीजिए किसी गुड्स के 4 ऑनर हैं, तो जो सेल्स एग्जीक्यूट करना जा रहा है उसमें से उन चारों में से किसी एक के पास उस गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सेकंड इज, द जॉइंट ओनर मस्ट हैव परमिशन ऑफ को ओनर्स। जो ज्वाइंट ओनर अब उस सेल्स एक्टिविटी को कंडक्ट करने जा रहा है उसके पास बाकी जो रिमेनिंग ऑनर्स हैं उनका परमिशन और कंसेंट होना जरूरी है। थर्ड इज, द बायर मस्ट परचेज गुड्स इन गुड फेथ। बायर जो है, गुड फेथ का मतलब है कि बायर इस चीज को ट्रस्ट करता है, उसको पूरा फेथ है कि जो मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ जिस पर्टिकुलर पर्सन से या ज्वाइंट ऑनर से, उसके पास बाकी सब ऑनर्स का कंसेंट है, परमिशन है, और उसके पास किसी तरीके का इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके पास इस ज्वाइंट ऑनर के पास बाकी को ऑनर्स की जो परमिशन या कंसेंट नहीं है। तो दैट इज अ गुड फेथ और गुड ट्रस्ट। एंड एट द लास्ट, द बायर शुड नॉट हैव नोटिस regarding the matter that the seller has no authority to sell। और बायर के पास किसी भी तरह का ये इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर पर्सन, जो ज्वाइंट ऑनर इस गुड्स को जो सेल आउट कर रहा है मुझे, उसके में उस एक्शन में या उसके किसी राइट में किसी तरीके का कोई कंसेंट, बाकी ऑनर्स का कंसेंट नहीं है या वो उनकी परमिशन नहीं है, ऐसा उसको कोई किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ही हैज टू वर्क और एक्ट एज पर द गुड फेथ और गुड ट्रस्ट। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आ जाता है सेक्शन 29, द सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं which is on the option of one party can be converted into a void. A valid contract can be converted into a void contract on the option of one particular party. तो उन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम voidable contract बोलते हैं। तो अब the section 29 is basically related with this. According to section 29, a person in possession of the good under a voidable contract which is not rescinded, rescinded means अभी उसको void में convert नहीं किया गया है या उसको कैंसिल नहीं किया गया, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी लाइव स्टेट में है, लेकिन वो voidable हो सकता है, voidable का ऑप्शन है उसपे। तो can transfer the good title to the buyer. The buyer should purchase the goods in good faith and without notice of the seller's defective title. ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम void कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं on the option of one particular party, this type of contract will be known as a voidable contract. लेकिन यहाँ कहते हैं कि ऐसे voidable contract जिनको आप एक वैलिड टू वाइड कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो अभी वो एक्सरसाइज किया नहीं, उस ऑप्शन को यूज किया नहीं, अभी वो स्टिल जब तक आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड स्टेटस में रहता है। तो उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर सेल्स प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो ऐसी सेल्स प्रोसीडिंग एज पर सेक्शन 29 वैलिड मानी जाएंगी, क्योंकि अभी जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है दे आर द voidable contract on the option of one particular party, and the buyer should purchase the goods in good faith and trust
and without the notice of the seller's defective title। और जो बायर भी जो उस गुड्स को खरीद रहा है उसके पास किसी इस तरीके का कोई नेगेटिव रिमार्क्स या इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या गुड्स को खरीद रहा है, and he has to work and he has to act under a good faith and good trust। Next is sale by seller in possession after sale। Section 30 is laid down that where the person has sold goods but the continues in possession of goods or of the documents of title of the goods, he may sell them to the third person, and if such person obtained delivery thereof in the good faith and without notice of the previous one, the person can get a good title to them। In order to apply this exception, the seller must be in the possession after sale of goods, and there must be delivery or the transfer of goods or documents of the title of the sale। अब कभी कभी जो सेक्शन 30 है वो बेसिकली ये कहता है कि ऐसा सेलर जिसने गुड्स को सेल तो कर दिया है लेकिन गुड्स अब भी उसके पास उसके पोजीशन में है, सेल एग्जीक्यूट किया है लेकिन गुड्स अब आज भी जो सेलर के पोजीशन में है, और जो उस गुड्स से रिलेटेड जो टर्म एंड कंडीशंस थी वो अगर प्रोस्पेक्टिव बायर उसको पूरा नहीं करता इन स्टेपुलेटेड टाइम में, तो जो सेलर है जिसने गुड्स को बेचा है और उसके पोजीशन में वो गुड्स है वो किसी और उससे रिलेटेड जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स में है वो भी उसी सेलर के पास है, और वो सेलर ड्यू टू एनी रीजन हो या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उस गुड्स को किसी थर्ड पर्सन को सेल आउट करता है और थर्ड पर्सन को उसकी डिलीवरी भी दे देता है और उस थर्ड पर्सन को उसके जो टाइटल या ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ट्रांसफर कर देता है। तो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बायर का जो राइट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा इफेक्टिव है, और उसका जो that person can get the good title of that particular goods as compared to the previous one जिसके साथ पहले उस सेल डीड का जो सेल का एग्जीक्यूशन हुआ था। नेक्स्ट इज सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, ये तो अभी हमने किया है। द सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर वो होता है कि जिसको उसकी गुड्स का प्राइस कंसिडरेशन वैल्यू नहीं मिली, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के पास राइट है, इफ अनपेड सेलर हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन मतलब कंट्रोल, कब्जा, अपने पोजीशन में लेना, और स्टॉपेज इन ट्रांजैक्शन, या जो गुड्स की जो डिलीवरी है, अगर मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन किसी को ऑर्डर करते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर पर कि सर हमें एज पर लिस्ट इस ग्रोसरी आइटम को हमारे घर पे सप्लाई कर दीजिए, तो शॉपकीपर कहता है ठीक है सर हम आपको सप्लाई कर देते हैं, लेकिन सर आप मेरे अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। आप बोलते हैं कि मैं अभी आधे घंटे में आपको ये अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, आप गुड्स की डिलीवरी कर दीजिए। गुड्स शॉपकीपर आपके घर की तरफ डिलीवर करने के लिए ऑन द वे भेज देता है, लेकिन मीनवाइल आपको पता चलता है कि कंसर्न पार्टी ने जो ट्रांसफर करना है उसके बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं या कोई इनकम टैक्स का कोई एक्टिविटी हो गया है, एंटायर बैंक ट्रांजैक्शन हैज बीन सीज और अंडर सम डिस्प्यूट। द मोमेंट यू गेट दिस इंफॉर्मेशन यू हैव अ राइट टू हैव अ लेन ऑफ दैट गुड्स। लेन का मतलब उसको आप अपने कंट्रोल में वापस ले सकते हैं, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते से उसको आप रोक सकते हैं, उस सामान की डिलीवरी को आप मना कर सकते हैं। देन द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल, और उस सामान को आप अपनी शॉप पर मंगवा कर या रास्ते से किसी तीसरी पार्टी को डिलीवरी उसको रीसेल कर सकते हैं। तो कहने का पर्पस है जो सेकंड पार्टी है, सेकंड बायर है, उसका टाइटल एक्वायर ए गुड टाइटल अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, क्योंकि ओरिजिनल बायर को डिलीवरी इसी कंडीशन पे थी कि वो उसकी जो वैल्यू है, जो कंसिडरेशन प्राइस है, जो उसको पे कर देगा।
और वो अगर नहीं करता है तो शॉपकीपर के पास राइट है कि उस गुड्स को वापस अपने कब्जे में या अपने कंट्रोल में लेना, और उसको रीसेल करने के लिए भी उसके पास रास्ते से उस चीज को आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके और उसको आप रीसेल भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप रीसेल करते हैं तो जो सेकंड पार्टी, सेकंड बायर जो है, उसका जो टाइटल, उसकी जो क्लैरिटी, उसका जो ऑनरशिप टाइटल है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा इफेक्टिव होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट बायर जिसने पहले अपना ऑर्डर दिया था। इसके बाद हम आ, आते हैं एक नया छोटा सा टॉपिक है, कंडीशंस एंड वारंटीज। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, दो पार्टीज आपस में एग्जीक्यूट करती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करती हैं, तो डेफिनेटली द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट रिलायज ऑन सम कंडीशंस। वो एक दो कंडीशंस भी हो सकती हैं और नंबर ऑफ पेजेस की कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो जिस कंडीशन या जिस टर्म कंडीशंस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कंडीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और एक वारंटी वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, अगर आप कोई फोन लेने जाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते हैं या टीवी लेने जाते हैं, या तो शॉपकीपर आपको बोलता है कि सर इसके ऊपर इतने साल की वारंटी है, आ, या आप ही पूछ लेते हैं कि सर इसकी वारंटी कितनी है। तो दैट वारंटी वर्ड, बेसिकली वारंटी इज आउटपुट रिजल्ट। किसी भी गुड्स को या किसी भी आइटम को जब आप खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसका आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप इन यूज, आप उसको आप यूज करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे एक्टिविटी में। उस यूज करने का जो एक आउटपुट रिजल्ट है, दैट इज अ वारंटी। और जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिन कंडीशन या टर्म कंडीशंस के ऊपर वो बेस करती है, उसको हम कंडीशंस बोलते हैं। कंडीशन इज द essential part of any contract. Warranty is basically output result of a particular good. तो कंडीशन और वारंटी, यहाँ पर हम सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, कंडीशंस एंड वारंटी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है और एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनका क्या असर होता है। तो लेट्स वी हैव अ 5 मिनट ब्रेक एंड आफ्टर 5 मिनट we'll resume the class. Okay, thank you. Now we'll resume the class. हम कंडीशन और वारंटीज के बारे में बात कर रहे थे। कंडीशन इज बेसिकली अ टर्म कंडीशन
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो एक बेस है वो उसके कंडीशंस और टर्म कंडीशंस को हम कहते हैं, जिसके ऊपर दो पार्टीज अपनी कंसेंट देती है और अपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को वो एग्जीक्यूट करते हैं। और वारंटी इज अ बेसिकली आउटकम रिजल्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। Section 12(1) provides that the stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty. Condition Section 12(2). A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Main contract का जो essential part है, जिसके ऊपर उस contract की इमारत खड़ी होती है, that is a base, that is a foundation. The condition is basically a base and the foundation of the structure of your contract. A breach of which gives a right to treat the contract as repudiate. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो बुनियाद है वो उसकी कंडीशंस होती हैं, टर्म एंड कंडीशन, अगर वो टर्म कंडीशन ही कहीं डिस्टर्ब होती हैं या एलिमिनेट होती हैं तो वो पूरे एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टर्ब कर सकती हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वो void कर सकती है। तो दैट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट, कंडीशन इज अ वेरी वेरी essential part of any contract. Condition in a contract of sale of goods is a fundamental nature for breach of which a buyer can repudiate the contract. अगर किसी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन कहीं डिस्टर्ब होती है तो बायर के पास राइट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एलिमिनेट कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म कर सकता है। And warranty is under section 12(3). A warranty is a stipulation collateral to the main purpose. Collateral to the main purpose means collateral is a का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मेन पर्पस से जुड़ा हुआ। और आउटपुट रिजल्ट, अगर आप मान लीजिए एक एसी खरीदते हैं या कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं या कोई एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं या कोई लैपटॉप खरीदते हैं, तो देखिए आप इन सब प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ आउटपुट एक्टिविटीज होती हैं, आउटपुट रिजल्ट्स हो, और वो डिस्क्राइब किया जाता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि ये एसी इतना ठंडा कर सकता है या इतने बाय इतने एरिया को कवरेज कर सकता है। आपका लैपटॉप है वो उसकी स्पीड या उसकी वर्किंग या उसके ग्राफिक्स के बारे में कुछ आउटपुट डिस्क्रिप्शन हो सकती है। तो that is a basically warranty, that is a collateral activities. Warranty is stipulation collateral to the main purpose of a contract, the breach of which gives rise to claim for damages but not to a right to reject the goods. वारंटी में बेसिकली आपको अपने डैमेजेस को रिकवर करने का राइट मिलता है और कंडीशंस में आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट करने का राइट मिलता है। तो यहाँ एक बेसिक डिफरेंस है, आगे भी हम जो डिफरेंस होगा भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन और वारंटी को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि कंडीशन इज ए फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, एक एसेंशियल पार्ट है, उसके बिना आप कॉन्ट्रैक्ट की कल्पना नहीं कर सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट एक नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर कोई भी कंडीशन टर्मिनेट होती है या डिस्टर्ब होती है। वारंटी इज अ बेसिकल कोलैटरल टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स। और अगर वारंटी में कहीं कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टर्ब नहीं करते, आप गुड्स को वापस नहीं करते, लेकिन हाँ उस की जो परफॉर्मेंस की जो वारंटी आपको मिली है उसमें अगर वो
पूरी नहीं होती हैं, या वो सर्विसेज आपको नहीं मिलती हैं, या वो पूरा आउटपुट आपको नहीं मिलता है, और उस वजह से आपको कुछ डैमेजेस होते हैं, तो आप उस डैमेजेस को क्लेम करने का आपके पास राइट है। आप उसको, उन डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हैं। After understanding the basic nature of condition and the warranty, so we would like to discuss, it is an important examination point of view से भी important है, इसमें ये चीज आपको पूछा जा सकता है, the difference between condition and warranty. कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इज condition. A condition is the stipulation which is essential to the main purpose of the contract. Essential part, main essential part है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। अगर वहां कोई अगर डिस्टरबेंस होती है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो सकता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट, और एसेंशियल पार्ट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। और अंडर द केस ऑफ वारंटी, under the case of warranty, a warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. मेन जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है उसके रिजल्ट से रिलेटेड है वारंटी। अगर वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता, या वो सर्विसेज या वो आउटपुट नहीं मिलती, वारंटी वहां काम करती है। और जो कंडीशन है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो डिफरेंस है, अंडर द केस ऑफ कंडीशन, द अग्रीव पार्टी, अग्रीव पार्टी मतलब जिसको नुकसान हुआ है, जिसका डैमेजेस हुए हैं। The aggrieved party can repudiate the contract of sale in case there is a breach of condition. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि condition is a basically foundation of for any structure of contract of sale. अगर कहीं contract of sale में जो conditions है जिसके ऊपर वो contract डेवलप हुआ है या एस्टेब्लिश्ड हुआ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है या खराब हो जाती है, या उसमें कहीं कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो अग्रीव पार्टी मतलब जिसका नुकसान हुआ है, जो इफेक्टेड पार्टी है। अग्रीव पार्टी मतलब द इफेक्टेड पार्टी, दैट इफेक्टेड पार्टी हैज अ राइट ऑफ रेपुडिएट, रेपुडिएट मतलब कैंसिल करना। उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकती है, उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट कर सकती है, द अग्रीव पार्टी, द इफेक्टिव पार्टी। बट इन द case of warranty, the aggrieved party can claim damages only in case of breach of warranty. वारंटी में अगर जो डैमेजेस हुए हैं, उसमें जो अग्रीव पार्टी है वो सिर्फ अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकती है, जो डैमेजेस हैं उनको क्लेम कर सकती है। और कंडीशन के केस में क्या था कि वो पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही एलिमिनेट कर सकती है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही वो खत्म कर सकती है। थर्ड पार्ट इज द ब्रीच ऑफ कंडीशन may be treated as a breach of warranty. ब्रीच ऑफ कंडीशंस को आप ब्रीच ऑफ वारंटी भी मान सकते हैं। दिस वुड हैपन वेयर द अग्रीव पार्टी इज कन्फेंडेड विद द डैमेजेस ओनली। देखिए, अगर कहीं पर कंडीशंस एलिमिनेट होती हैं, या कंडीशंस डिस्टर्ब होती हैं, या कंडीशंस में कुछ इश्यूज आते हैं, तो जो एग्रीव पार्टी तो इफेक्टिव पार्टी, उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास एक एक वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट ना करके सिर्फ वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। अगर ये ऑप्शन अग्री पार्टी इस तरीके का ऑप्शन एग्जीक्यूट करती है, तो मींस आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर रहे हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तो आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपको जो डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हैं। तो इन थर्ड पॉइंट, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ breach of warranty. This would happen where the aggrieved party is conducted with damages only. वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने डैमेजेस को क्लेम करती है। और अंडर द केस ऑफ वारंटी, a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition.
जब ब्रीच ऑफ वारंटी की बात है तो आप उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बना सकते और पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म नहीं कर सकते. दैट इज द पॉइंट. ब्रीच ऑफ कंडीशंस के केस में आप उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में आप उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते. यहाँ ये तीसरा डिफरेंस है. So these are the basically some basic difference between condition and the warranty. Now we'll come to the remedy part. रेमेडी पार्ट में सेलर और बायर, देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टीज होती हैं, वन इज बायर एंड वन इज सेलर. तो रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन. अब हम बात कर रहे हैं कि बायर को क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर ब्रीच ऑफ कंडीशंस होती है. बायर, व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज अ बायर हैव अगेंस्ट अ सेलर after breach of condition. So first of all, affected party may claim a refund of price and reject the goods. First condition is जो भी उसने पेमेंट किया है सेलर को और जो भी गुड्स का डिलीवरी हुआ है, अगर कहीं ब्रीच ऑफ कंडीशंस है तो बायर के पास सबसे पहली रेमेडी जो अवेलेबल है वो ये है कि उसने जो भी पेमेंट किया है, वट एवर द अमाउंट ही हैज पेड टू द सेलर, ही सिंपली आस्क फॉर प्लीज रिटर्न माय मनी. वो पैसे को रिफंड ऑफ प्राइस जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले वो क्लेम कर सकता है. और दूसरा, जो कंसर्न गुड्स है उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, उसको वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकता है. सेकंड is elect to treat breach of condition as a breach of warranty and claim damages and the compensation. जो बायर है उसके पास एक चॉइस है, वो इस ब्रीच ऑफ कंडीशन को के बिहाफ पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वो एलिमिनेट नहीं करना चाहता, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहता, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वो हटाना नहीं चाहता. वो सिर्फ उसका जो नुकसान हुआ है, जो डैमेजेस हुए हैं, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को कन्वर्ट कर सकता है ब्रीच ऑफ वारंटी और सिर्फ अपने डैमेजेस को क्लेम करने की बात करता है. ना वो गुड्स को रिजेक्ट करता है, ना वो अपने प्राइस को वापस मांगता है, ना वो अपने प्राइस को वापस मांगने की बात करता है, ना वो गुड्स को रिजेक्ट करता है, ना ही वो पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है. हाँ, लेकिन वो उसका जो लॉसेस हुए हैं, जो डैमेजेस हुए हैं, ही कैन कन्वर्ट the breach of condition into a breach of warranty. The third is when the affected party treat breach of condition as breach of warranty. He cannot repudiate the contract but claim damages only. अब तीसरी चीज यहाँ है कि अगर बायर अपने इस ऑप्शन को यूज करता है, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को कन्वर्ट करता है ब्रीच ऑफ वारंटी में और ऐसी अपनी इंटेंशन क्लियर करता है, कम्युनिकेट करता है सेलर को, इस केस में फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, रेपुडिएट नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. Fourth part is no remedy is available when the fulfillment of condition is excused by law by means of impossibility of others. फोर्थ पॉइंट है कि अगर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो ले डाउन कंडीशंस है, अगर सब कंडीशंस या अ पार्ट ऑफ दैट बंच ऑफ कंडीशंस किसी लॉ की वजह से या किसी जुडिशियल इश्यूज की वजह से या एक्सक्यूज बाय लॉ, मतलब कि इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ सेलर, इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ इन द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, लेकिन कुछ लॉ की इम्प्लीकेशंस या लॉ की इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर की वजह से उस पर्टिकुलर एक या दो कंडीशन या बंच ऑफ कंडीशंस को पूरा नहीं किया जा सकता या उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगा बायर को, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड पार्टी है, जो सेलर है,
उसकी कोई इंटेंशन नहीं है अपने किसी कंडीशंस को ब्रीच ऑफ कंडीशंस करने की कोई इंटेंशन नहीं है. इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सम लॉ या टेक्निकल इश्यूज की वजह से. ये तो breach of condition and remedies available to the buyer. Now we'll come to the consequence for the breach of warranty. ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तब एक बायर के पास क्या रेमेडीज हैं या क्या पावर्स हैं या वो क्या अपनी अथॉरिटी को एग्जीक्यूट कर सकता है. अब पहले हमने ब्रीच ऑफ कंडीशंस को पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटीज. The first one is the breach of warranty gives a right to claim for damages. सबसे पहला जो आपको एक रेमेडियल इफेक्ट मिलता है बायर को, जैसे ही ब्रीच ऑफ वारंटी हो इमीडिएटली बायर के पास एक ये राइट आ जाता है कि उस ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से उसको जो भी डैमेजेस हुए हैं उनको क्लेम करने का राइट मिलता है. वारंटी ब्रीच ऑफ वारंटी में हम आपको हमेशा डैमेजेस होते हैं, नुकसान होता है. उस डैमेजेस को कवर करने के लिए, उस डैमेजेस को फुल आई मीन रिकवर करने के लिए आप राइट टू क्लेम, बायर के पास राइट है उनको क्लेम करने के लिए. बट नॉट द रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेपुडिएट. हाँ, अगर सिर्फ ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तभी आपको राइट मिलता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए. अगर सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो आपके पास अपने डैमेजेस को क्लेम करने का तो राइट मिलता है, लेकिन आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते. दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second is under the case of breach of warranty, buyer may sue for damages. अगर जो डैमेजेस हुए हैं जिनको वो क्लेम करना चाहता है या क्लेम किया है, अगर वो क्लेम उसका पूरा नहीं होता है, दूसरी पार्टी उसको ऑनर नहीं करती, तो ही हैज अ राइट टू फाइल ए केस. ही कैन sue for his damages. Third consequence of the breach of warranty is no remedy is available if the fulfillment of warranty become impossible by law. वही कंडीशन वाला सीन कि अगर किसी by virtue of or the technical issue of law or the court or the judiciary किसी वारंटी को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो उस केस में द बायर, जो इफेक्टेड बायर है, उसको कोई भी रेमेडीज नहीं मिलेंगी. तो दीज आर द थ्री कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी इन फेवर ऑफ बायर. Okay, now we'll move to the implied conditions are of the following types. अब किसी भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं विच आर द इम्प्लाइड वन. इम्प्लाइड मतलब जिनको एक्सप्रेस नहीं किया गया, जिनको आपने कम्युनिकेट नहीं किया है, चाहे वर्ड में या चाहे राइटिंग में, लेकिन वो माना जाता है कि ऐसा आपके पास वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड फॉर्म में इफेक्टिव होती हैं. उनमें सबसे पहले आता है कंडीशन एज टू टाइटल. टाइटल मीन्स द ऑनरशिप. जब भी आप सेल परचेज या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की तरफ चलते हैं या बायर या सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले एक इम्प्लाइड कंडीशन दोनों पार्टीज के माइंड में होती है. दैट इज अ टाइटल. दैट इज अ टाइटल, ऑनरशिप. जिस गुड्स को हम खरीदने या बेचने जा रहे हैं उसका जो ऑनरशिप है, वो जो टाइटल है, क्या वो सेलर के पास क्लियर है, उसमें कुछ डिफेक्ट या कोई इश्यू तो नहीं है. दैट इज द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन related to title. The contract of sale, unless the circumstances of the contract
are such as to show the different intention there, the implied condition on the part of the seller, that is the case of sale. He has a right to sell a particular goods. राइट टू सेल मतलब आपके पास राइट टू सेल तभी होता है जब आपके पास उसका टाइटल, उसका ऑनरशिप क्लियर है. दैट इज द फर्स्ट implied condition. Second is sale by description, where there is a contract for the sale of goods by description. There is an implied condition that the goods shall be treated as per the description. जो description मतलब कि normally जो भी goods है जिसका जो भी description है या जो जिसके बारे में जैसा डिस्कस किया है या डिस्क्रिप्शन है जो जो बातचीत हुई है सेलर और बायर के बीच में, तो उस गुड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो वैसा ही होना चाहिए. उसका जो स्वरूप है, जो उसका आकार है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो वैसा ही होना चाहिए जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन द बायर एंड द सेलर. नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और द फिटनेस. देखिए, जब ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है एक कॉन्ट्रैक्ट की कि as per section 16 of the Sale of Good Act, the buyer is supposed to satisfy himself about the quality of goods he purchased and also change with the responsibility of seeing that the good suits the purpose for which they were purchased by him. Later on the goods does not turn out to be as per his purpose, the seller cannot be asked for the compensate him. अब ये पर्पस है कि जो गुड्स आप खरीदने जा रहे हैं, जो बायर जिस गुड्स को खरीदने जा रहा है या परचेज करने जा रहा है, तो ये बायर को सेटिस्फाई करना होगा अपने एंड के ऊपर कि वो उसकी परफॉर्मेंस या उसके वो गुड्स उसके लिए कितने सूटेबल है या कितना परफेक्ट है, वो उसको खुद ही आइडेंटिफाई या उस चीज को मैनेज करना होगा. अगर वो कुछ चीज खरीद के जाता है और उसकी परफॉर्मेंस उसका काम नहीं आती है या जिस पर्पस के लिए वो गुड्स खरीद रहा है उसका पर्पस पूरा नहीं होता, उस चीज के लिए वो अपने सेलर को कंपनसेशन करने के लिए अबाइड नहीं कर सकता या उसको डैमेजेस पूरा करने के लिए स्यू नहीं कर सकता. दैट इज द थिंग कि जो गुड्स आप खरीदने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी और जो फिटनेस है खरीदने से पहले आपको चेक कर लेनी चाहिए. Basically this is based on the famous doctrine of caveat emptor. caveat emptor एक रूल है जिसके ऊपर जिसका जो बेसिकली एक सेंस या जो अंडरस्टैंडिंग निकलती है वो ये है, लेट द बायर बीवेयर. जो बायर है वो उसको जो भी ट्रांजैक्शन करना है, जो भी उसने सेल परचेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है या उसका रिजल्ट क्या आएगा. नेक्स्ट जो इम्प्लाइड कंडीशंस के अंदर आता है वो है सेल बाय सैंपल सेक्शन 17. देखिए, जब कभी आप कोई बल्क परचेज करते हैं या ऐसा परचेज करते हैं या जो आपकी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्ट को या ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सप्लाई को चेक नहीं कर सकते, या आप जो एक बल्क बाइंग या बल्क परचेज करने जा रहे हैं उसके लिए आप एक सैंपल सेट करते हैं. आई मीन सेल बाय सैंपल, दैट इज द इम्प्लाइड कंडीशन कि जिस तरीके का सैंपल बायर ने सेलर को डिस्क्राइब किया है, जिस तरीके का सैंपल बायर ने सेलर को भेजा है कि मेरे को जो बल्क बाइंग करना है वो जो प्रोडक्ट है वो इस सैंपल से अकॉर्डिंगली मैच होना चाहिए. तो दैट इज द इम्प्लाइड कंडीशन कि जो भी मेन सप्लाई होगी या जो भी मेन ऑर्डर होगा वो आपके पास सैंपल से मिलना चाहिए. दैट इज अ मैच होना चाहिए. अगर वो आपके सैंपल से डिफर करता है तो वो एक ब्रीच ऑफ कंडीशंस मानी जाएगी. तो
it is an implied condition. The moment you pass, the moment you accept a particular sample, the main supply must be as per the sample specifications. That is the thing. That the bulk shall correspond with the सैंपल इन क्वालिटी. जैसी सैंपल की क्वालिटी होगी अकॉर्डिंगली बल्क सप्लाई जो होगी उसकी क्वालिटी भी वैसी ही होगी. और सैंपल से रिलेटेड जो भी टर्म कंडीशन, जो भी स्पेसिफिकेशन, जो भी उसकी क्वांटिटी, पैकिंग, वर्किंग, आपका जो रेस्ट ऑफ जो सप्लाई है दैट हैज टू बी मैच विद द सैंपल. ये तो एग्जांपल थे इम्प्लाइड कंडीशंस के. इसी तरीके से implied warranties are also there. The first of all is warranty of quiet possession. If the buyer, section 14, if the buyer in any way is disturbed by enjoying the quiet possession of good purchase because of seller's defective title, the buyer can claim damages from the seller. इसका पर्पस ये है कि अगर बायर किसी चीज को खरीदता है, किसी गुड्स को परचेज करता है, ये एक इम्प्लाइड वारंटी उसको मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है कि वो उस चीज का जो पोजेशन है, उस गुड्स का जिसको उसने परचेज किया है, उसका पीसफुल पोजेशन भी उसको मिल रहा है. अगर मान लीजिए उस पोजेशन से रिलेटेड कहीं डिस्प्यूट आ जाता है, जो सेलर का जो टाइटल है वो क्लियर नहीं है, बल्कि कोई थर्ड पार्टी उसमें कोई इंटरफेयर करती है या उसमें डिस्प्यूट में लेके आती है, तो बायर के पास एक